शहर की सबसे ऊंची और आलीशान इमारतों में से एक स्काई विला के 25वें माले पर रोहित खड़ा था, हाथ में वाइन का गिलास और आंखों में जीत का गुरूर। नीचे दौड़ती गाड़ियां उसे चींटियों जैसी लग रही थीं। रोहित आज शहर का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर टाइकून बन चुका था। उसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में था। तभी पीछे से उसकी पत्नी माया आई। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी, स्वभाव में उतनी ही व्यावहारिक और कठोर। रोहित, कल की पार्टी के लिए सब तैयार है? शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और मीडिया वाले आ रहे हैं, लेकिन एक समस्या है। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। कैसी समस्या? माया ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी। कल की पार्टी में वो अपनी पुरानी धोती और वो टूटा हुआ चश्मा पहनकर सबके सामने आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? मेरी साख मिट्टी में मिल जाएगी। वो हमारे स्टेटस से मेल नहीं खाते। रोहित खामोश हो गया। उसने दूर कमरे में देखा जहां उसके पिता रामलाल जी अपनी रामायण पढ़ रहे थे। रोहित के मन में यादों का एक तूफान उठा। उसे याद आया वो गांव का छोटा सा घर जिसकी छत टपकती थी। रामलाल जी गांव के एक मामूली किसान थे। रोहित को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बेच दिया था। एक समय ऐसा भी था जब रोहित के पास जूते नहीं थे, तो रामलाल जी खुद नंगे पांव चले ताकि बेटे के लिए नए जूते खरीद सकें। रोहित को याद आया जब उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिला था, तब पिता ने अपनी इकलौती पुरानी साइकिल तक बेच दी थी ताकि रोहित की पहली सेमेस्टर की फीस भरी जा सके। लेकिन आज सफलता के शिखर पर खड़े रोहित को वही हाथ खुरदुरे लगने लगे थे जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। पार्टी वाली रात आई। रामलाल जी उत्साह में थे कि उनके बेटे की इतनी बड़ी तरक्की हुई है। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी लेकिन पुरानी कमीज निकाली। जैसे ही वे हॉल में आने लगे, रोहित ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। बाबूजी, आज बड़े लोग आ रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप आज अपने कमरे में ही आराम कीजिए। खाना वहीं भिजवा दूंगा। रोहित की आवाज में ममता नहीं बल्कि एक अजीब सी हिचक थी। रामलाल जी के चेहरे की चमक पल भर में गायब हो गई। उनकी बूढ़ी आंखों ने रोहित के झूठ को पकड़ लिया। वे चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। उस रात पार्टी में रोहित ने सबको बताया कि उसके पिता गांव के एक बड़े जमींदार थे और अब वे तीर्थ यात्रा पर गए हैं। झूठ की नींव पर खड़ी वो सफलता रोहित को अंदर ही अंदर काट रही थी। पार्टी के अगले दिन माया ने रोहित पर दबाव बनाया। देखो रोहित, हम अपनी लाइफस्टाइल ऐसे नहीं जी सकते। पिताजी को अब शांति चाहिए और हमें अपनी प्राइवेसी। मैंने शहर के बाहर एक बहुत अच्छे रिटायरमेंट होम के बारे में सुना है। वहां उनके जैसे बहुत से लोग होंगे। उन्हें वहां भेज देते हैं। रोहित ने विरोध करना चाहा, पर अपनी पत्नी के तर्कों और अपनी झूठी शान के आगे वो घुटने टेक बैठा। उसने फैसला कर लिया कि वो पिता को वहां छोड़ आएगा। अगले दिन रोहित पिता के कमरे में गया। बाबूजी, मैंने सोचा है कि शहर की इस भीड़ भाड़ में आपका मन नहीं लगता। बाहर एक बहुत खुली और शांत जगह है, कुछ दिन वहां रहकर आइए। रामलाल जी ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी करुणा थी। उन्होंने बिना किसी सवाल के अपना पुराना झोला उठाया। उसमें बस कुछ फटे कपड़े और एक पुरानी फोटो फ्रेम थी। गाड़ी में बैठते समय पूरे रास्ते सन्नाटा रहा। रोहित की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पिता की नजरों से नजरें मिला सके। गाड़ी एक सफेद इमारत के सामने रुकी, शांति निवास वृद्धाश्रम। रोहित ने रिसेप्शन पर जाकर कागजी कार्रवाई शुरू की। मैनेजर ने पूछा, सर, कौन सा कमरा अलॉट करूं? इससे पहले कि रोहित कुछ बोलता, पीछे खड़े रामलाल जी धीमे से बोले, बेटा, मैनेजर साहब से कहना कि मुझे कमरा नंबर 4 ही दे। मैनेजर और रोहित दोनों चौंक गए। रोहित ने हैरान होकर पूछा, बाबूजी, आपको कैसे पता कि यहाँ कमरा नंबर 4 है? क्या आप यहाँ पहले कभी आए हैं? रामलाल जी की आंखों से एक आंसू टपककर उनके गालों पर ठहर गया। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, आज से ठीक 30 साल पहले मैं इसी आश्रम में आया था। तब मैं जवान था और मेरी कोई संतान नहीं थी। यहाँ के कमरा नंबर 4 में एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, जिसे उसके सगे माँ बाप अनाथ छोड़ गए थे। वो बच्चा तुम थे रोहित। रोहित के हाथ से पेन गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। रामलाल जी ने आगे कहा, मैंने उसी दिन तय किया था कि मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जो एक सगे पिता देते हैं। मैंने कभी तुम्हें एहसास नहीं होने दिया कि तुम मेरे खून नहीं हो। आज 30 साल बाद मैं फिर से वहीं खड़ा हूँ। शायद कुदरत का यही इंसाफ है। जो सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था वहीं ख़त्म हो रहा है।
रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। वो जिसे बोझ समझकर यहाँ छोड़ने आया था, उसी बोझ ने उसे सड़क से उठाकर महलों तक पहुँचाया था। उसे याद आया कि कैसे रामलाल जी ने कभी दूसरी शादी नहीं की, ताकि रोहित को सौतेली माँ का दुख न सहना पड़े। उन्होंने अपनी पूरी जवानी एक ऐसे बच्चे के नाम कर दी जो उनका था ही नहीं। रोहित चीख मारकर अपने पिता के पैरों में गिर गया। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। आश्रम के गलियारे रोहित की सिसकियों से गूंज उठे। माया भी वहीं खड़ी थी। उसका सिर भी शर्म से झुक गया था। रोहित ने मैनेजर से सारे कागज छीनकर फाड़ दिए। उसने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, बाबूजी, आज कमरा नंबर 4 खाली ही रहेगा, क्योंकि आपका बेटा आज अनाथ आश्रम से नहीं, अपने पिता के दिल से दोबारा पैदा हुआ है। चलिए घर। उस दिन रोहित ने जान लिया कि रिश्ते खून से नहीं, एहसासों से बनते हैं। सफलता की असली ऊंचाई वो नहीं जो मीनारों पर दिखती है, बल्कि वो है जो अपनों के चरणों में झुकने से मिलती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि कभी-कभी हम जिसे अपनी कमजोरी समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। माता पिता चाहे सगे हों या पालने वाले, उनका स्थान भगवान से भी ऊपर है। अगर आज की कहानी ने आपकी आंखों को नम किया है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो सफलता के नशे में अपनों को भूल गए हैं। कमेंट में रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स लिखना ना भूलें। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी मैजिक को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।